हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है ना, इसको पार्ट 2 मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले पार्ट 1 हो गया था। कुछ टॉपिक था जिसको मैं 3 टॉपिक आपके हो गया था, और फोर्थ है रजिस्टेंस एंड 5 हो जाएगा। इसी में रजिस्टिविटी है, ठीक है ना, तो उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लास 6 से 10 तक सभी सीबीएसई और बीएसईबी बोर्ड मॉडल आधारित साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड 11-12 का स्पेशल मैथ्स पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जीके जीएस का भी कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके साथ एक गाना हो जाए, ठीक है ना। चलिए एक गाना गाता हूँ। बड़ा तू कमजोर है बाबू, लगल रहा प्रयास में, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ला हमर मैथ क्लास में। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर आपके सामने। देखिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, देखिए रेजिस्टेंस जैसे मान लिया जाए, रेजिस्टेंस क्या है, जैसे मान लिया जाए एक वायर है, मान लिया ऐसा वायर ले लिया, ठीक है ना। अब वायर में रेजिस्टेंस बोलता है, वायर में जब कोई करंट जाएगा, कोई करंट जाएगा तो इसको रोकता है, रेजिस्टेंस करता है, उसको अपोज करता है। बोल रहा है इट इज द अपोजिट द करंट। एगो सपोज होता है, एक अपोज होता है। सपोज मैंने उसको साथ देना कि भाई आगे इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है अपोज है, अपोज मैंने उसको रोकना, उसको रोकेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मान लिया जाए, मैंने बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, आप करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो इसको रोकेगा, ठीक है ना। तो रोकेगा तो इसको अपोज द करंट हो जाएगा। अब कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर में ही ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। कंडक्टर में प्रॉपर्टी होता है, जिसमें करंट फ्लो करेगा उसी में ना प्रॉपर्टी होगा। कहता है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अब इसके साथ देखो करंट जाएगा, तो इसके साथ जब करंट इधर से इधर जाएगा, करंट इधर से इधर जाएगा, तो चार्ज तो इधर से इधर आवेगा, चार्ज तो इधर से इधर आवेगा, माने विपरीत माने चार्ज आवेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ रसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, इससे होकर माने कंडक्टर से होकर चार्ज फ्लो होता है, ठीक है ना, होता है। चलिए अब कहता है कि रेजिस्टेंस तो हो गया, परिभाषा आपको डिफिनेशन हो गया, मतलब उसको रोकने वाला काम, रोकेगा तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो जैसा कंडक्टर है उसके अनुसार भी चलेगा, ठीक है ना। अब चलिए इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम, ओम्स होता है, इसको बोलते हैं ओम, ठीक है ना, ओम्स बोलते हैं। आर बराबर ओम्स होता है। चलिए ठीक है, अब ओम्स बराबर होता है, अगर आर इसका लिखना है तो आर तो रेसिस्टेंस हो गया, आर बराबर वी बटे आई होता है। अभी कहेगा कि सर आर बराबर वी बटे आई कैसे आया। आर क्या है, रेसिस्टेंस है, वी क्या है, वोल्ट है, इसको लिखेंगे वोल्ट, आई हो गया एम्पियर, माने एम्पियर, इसको करंट लिखेंगे, सॉरी करंट। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। टोटली हो गया वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, रेसिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। इसको टोटली बोलेंगे ओम्स बोलेंगे, टोटली ओम्स बोलेंगे, ठीक है। अब चलो इसको मैं एक ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कैसे आया, यहीं से आपको ओम्स लॉ देगा, ठीक है ना। तो हम बताते हैं ओम्स लॉ क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ओम्स लॉ बता रहे हैं, कुछ ओम्स के बारे में। तो रेजिस्टेंस हो गया, सब चीज बता दिए ओम्स, इसी में ओम्स आ रहा है, ठीक है ना। ओम्स आ रहा है, आर बराबर वी बटे आई आ रहा है, तो कहां से आवेगा, या आई बराबर वी बटे आर कहां से आवेगा, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ से आवेगा। कह रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले जो कल बता रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, 2 बर्तन लिए थे, एक में पूरा पानी भरा हुआ था और एक में पूरा पानी मैंने थोड़ा सा कम पानी था, वाटर था, ठीक है ना। तो इसके डिफरेंस लेना था, इसमें जो इसका जो करंट हो गया, प्रवाह का जो करंट होगा इसका, ठीक है ना, इसका करंट प्रवाह का जो करंट हो गया, यानी वाटर लेवल 1 हो गया, वाटर लेवल 2, तो इसके अनुसार बोला जाएगा। इसी के अनुसार आप समझिए, बताए थे कल कि मतलब जितना अगर जितना जिधर पानी ज्यादा होगा, लेवल ज्यादा होगा, और कम वाला में उतना ही स्पीड से जाएगा, यानी करंट ज्यादा होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। उसी टाइप से लगाओ कि करंट अगर ज्यादा फ्लो करेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लिया ज्यादा हायर ऊंचा से आप मान लिए 2-3 महल ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, टंकी से नीचे भरना है, तो पूरा स्पीड में पानी गिरेगा, फुल्ली स्पीड गिरेगा, ठीक है ना।
पूरा स्पीड करेगा। तो उसी टाइप से तो इस मतलब डिफरेंस माने पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना ऊंचाई पर इसको बढ़ाया, जितना आप बढ़ाइएगा, जितना ऊंचाई पर आप इसको बढ़ाइएगा उतने ही इसको करंट भी बढ़ेगा, उतने ही करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। जितना इसको बढ़ाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को जितना आप बढ़ाइएगा उतने करंट भी बढ़ेगा। अब चलिए ठीक है, अभी प्रोपोर्शनल है तो इसको हटाना भी है ना, यानी इसको लिख सकते हैं करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको वोल्ट लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट। देखिए यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो V बराबर हो जाएगा I इंटू आर हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। तो R यहाँ पर निकालना है तो V बटे I हो जाएगा, R इसका तो V बटे I, तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। तो यही बता रहे थे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मतलब यहाँ पर होगा क्या कि आपको जो भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन ही आगे बढ़ेगा तो इसको में कोई जो आइटम्स है इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, सभी आइटम है जो सभी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा जरूर रोकेगा, थोड़ा थोड़ा जरूर रोकेगा, मतलब अपना वो अपोज करेगा, मतलब उसको रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो वही उसका रेजिस्टेंस का काम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब चलिए आगे है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है भाई, अभी कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करेगा जो बताना है, ठीक है ना। अब रेसिस्टिविटी कहाँ से आया तो अभी बताना है, इसी से आएगा रेसिस्टिविटी। देखिए अब ये आपके पास जो भी सिस्टम है, मान लिया जाए ये आपके पास जो भी है वायर है, मान लिया जाए ऐसा वायर है। अब वायर के मतलब कौन सा मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अभी वायर का कुछ लंबाई हो जाएगा, एल हो सकता है, लंबाई हो सकता है, ठीक है ना। इसको में एरिया हो सकता है, ठीक है ना, एरिया हो सकता है, लंबाई हो गया, एरिया हो गया। और इसका जो मटेरियल, जो मटेरियल से बनेगा इसको रो से बोलते हैं, ठीक है ना। जो मटेरियल से बना रहता है उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। चलिए ठीक है, लिखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको फैक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है वो आपको कुछ फिगर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझिए आराम से, अच्छा लगेगा। चलिए देखिए आपके पास एक ऐसा तार है, मतलब वायर है, यहाँ पर भी एक ऐसा वायर है, और यहाँ पर एक ऐसा वायर है, यहाँ पर एक ऐसा वायर है, सभी में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ई एल है, आई ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे मान लीजिए जितना वायर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाए, लाइन मान एक कनेक्शन दिया जाए तो यहाँ इस टाइप से आवेगा, इस टाइप से जाएगा, तब जाके निकलेगा। तो कितना बार फोर्स, 1 2 3 4 बार इतना आपको फोर्स लग रहा है, माने इतना रसिस्ट करेगा, इतना बार आपको मतलब उसको रोकेगा। लेकिन ये है तो अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए तो और ज्यादा जाएगा, और ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। यानी लंबाई बढ़ने पर इसका रेसिस्टेंस, लंबाई बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। आई भी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, लेकिन R जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से L भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से L भी बढ़ेगा। तो इधर भी R बढ़ेगा कब, R कब बढ़ेगा, जब यहाँ पर आपका L पूरा बढ़ रहा है, L ज्यादा लंबा हो रहा है L, तो R भी बढ़ेगा। तो मतलब बोलने का मतलब है कि यहाँ जो L पर R रेजिस्टेंस भी निर्भर करता है, यानी डिपेंड है L पर, माने जितना लंबाई का तार यानी वायर आप लीजिएगा उसके अनुसार आपका रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब उतने ही बार उसको रेसिस्ट करेगा, उतना ही बार उसको रोकने का ज्यादा, अरे ज्यादा लंबा तार आप लीजिएगा, वायर लीजिएगा तो ज्यादा रोकेगा ना जी। हाँ तो वही बात है। अब चलिए और भी बड़ी बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया छोटा है, एरिया क्या है, छोटा है, लेंथ यही है। चलिए तो सिस्टम यही है, बस रो इंटू एल बटे है। चलिए रो इंटू एल बटे ए है। रो क्या है, रो है जिस मटेरियल से बना है, इसका रो ऐसा है। ये अगर दोनों का रो सेम है, सभी मटेरियल अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी का मटेरियल सेम है। तो जिस मटेरियल रो इज द परमिटिविटी, इट इज द मेड ऑफ मटेरियल, it is the made of material, made of मटेरियल, जो मटेरियल से बना हुआ है तो वही उसका रेसिस्टिविटी हो जाएगा। अब देखिए कोई मान लीजिए एल्युमिनियम से बना है, कोई कॉपर से बना है, तो इस टाइप से सभी का रेसिस्टिविटी अलग है। तो मान लीजिए यहाँ पर सबका रेसिस्टिविटी सेम है, सबका रेसिस्टिविटी सेम है। चलिए ये तो ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो एरिया अगर सेम है, यहाँ एरिया छोटा है तो यहाँ एरिया हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा
एल अपॉन ए हो जाएगा, तो स्मॉल ए है तो स्मॉल ए हो जाएगा। तो एल अगर बढ़ा दिया जाए, मान लिया जाए रोक दिया, ठीक है, मान लिया जाए रोक दिया, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एरिया से चलो, ये तो हम लंबाई से चले, एल से चले, एल से चले, ठीक है ना, यहाँ पर ए से चलो, अब एरिया से चलो, कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से अगर हम चलेंगे तब ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, देखो ऐसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जब कम होगा तो ये तो बढ़ने हैं, बढ़ेगा ही ऑलरेडी। जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो गया तो आर इक्वल टू एल बटे ए मान लिया जाए, ऐसा लिख लो, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख दो, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, एल बाई ए। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो इसको बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी बोलने का मतलब है कि अगर लंबाई, अगर लेंथ अगर उसका सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, एक बार जाएगा इधर से टप से निकल जाएगा, लेकिन इसको में एक बार जा रहा है, 2 3 4, मतलब कुछ ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया तो उसके अनुसार तो है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो एक बार में निकल जा रहा है, तो उसको रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर ज्यादा होने से उसका रेसिस्टिविटी माने सॉरी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जबकि लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर वही बात है कि तो सभी का एरिया सेम है, तो सभी का एरिया सेम है तो लगा दो, एरिया को रहने दो, तो हमको एल से मतलब है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है ना। तो इस तरह से और एल बढ़ेगा तो और भी बढ़ेगा, एल घटेगा तो और भी घटेगा। अब रहा बात की सर ये कहां से आवेगा, तो देखिए यहाँ पर ये कहां से आवेगा, उसके लिए देखिए आराम से समझिए। देखिए जब ये जब हटेगा तो मटेरियल है, अब कहेगा कि सब तो कोई भी वायर है तो सभी का अपना अपना कोई मटेरियल है, तो जिस जो जैसा मटेरियल से बनेगा उसके अनुसार, तो यहाँ पर आर तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक इक्वेशन, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, फिर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए, 1 बाई कैपिटल ए, 1 बाई कैपिटल ए। चलिए तो इस टाइप से हो गया। अब कहेगा कि दोनों को इक्वेट करना, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटे ए आ जाएगा, एल बटे ए आ जाएगा, बोथ दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ गया। अब यहाँ पर जो डायरेक्टली हटेगा, यहाँ पर जो डायरेक्टली हटेगा, ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनल हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, तो आर ये जो हट जाएगा तो यहाँ रो इंटू एल बटे ए आ जाएगा। अब रो क्या है, वह रो है रेसिस्टिविटी, तो रो इज द रेजिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या है कि जिस टाइप के मटेरियल से बना है, टाइप ऑफ मटेरियल, मेड ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, इट इज मेड ऑफ टाइप ऑफ मेड ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब रहा बात कि कौन सा मटेरियल से बना है और वो मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या है, उसके अनुसार ही चलेगा, ठीक है ना। तो यही है आपका। अब इसका ऐसा यूनिट रेसिस्टिविटी अब ये है, तो इसका भी तो ऐसा यूनिट होना चाहिए ना भाई, तो लेंथ को तो हम मीटर में लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस फार्मूला को अब ऐसा यूनिट भी लिखना है भाई, देखो आराम से ऐसा यूनिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लेंथ का हम लिख सकते हैं क्या, मीटर स्क्वायर, लेंथ को मीटर लिखेंगे सॉरी, तो आर को तो ओम लिखेंगे, आर को ओम लिखेंगे, थोड़ा इससे पहले सजा दीजिए, हमको रेसिस्टिविटी लेना है, रेसिस्टिविटी बराबर आर इंटू ए ले लो, आर इंटू ए ले लो, अब बाई एल ले लो, आर का मान तो ओम हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एल का मीटर हो जाएगा। देखो लेंथ है तो मीटर से ही मतलब, एरिया को मीटर स्क्वायर से मतलब है, एक एम से एक एम खत्म, यानी ओम पर ओम मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया। रेसिस्टिविटी को ओम मीटर ही लिखते हैं, ओम्स मीटर लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस टाइप से इसका एसआई यूनिट हो जाता है, ठीक है ना, इसका एसआई यूनिट हो जाता है, ठीक है ना, इसका एसआई यूनिट हो जाता है, यही एसआई यूनिट है।
ऐसा यूनिट हो जाता है इसका। तो वेरी सुपर डुपर है, ठीक है ना। तो हमको आशा है कि आप लोग को अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा, तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखो बाबू कि आप डिफरेंस पढ़ना कि रेसिस्टेंस आपको बता दिया, रजिस्टिविटी हो गया। रेसिस्टिविटी को हम लोग लिखते हैं इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, रो लिखते हैं, इसको बोलते हैं रो, बोलते हैं RHEO, REHO रियो बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इस टाइप से हमको रो बोलते हैं, रियो लिखाता है, ठीक है ना, रो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एबिलिटी टू कंडक्टर टू अपोज करंट। देखो रेजिस्टेंस है कि अपोज करता, माने करंट को अपोजिंग करता है, ठीक है ना। इट डिपेंड ऑन लेंथ। अब देखो इसके पहले ही बताए थे आपको L बाई ए है, यानी इट डिपेंड करेगा L पर और L ए पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड ऑन L और ए, यहाँ पर L और ए इसीलिए लिखा रहा है कि L और ए आपको फॉर्मूला में यूज हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए L और ए पर डिपेंड कर रहा है। ये तो रेसिस्टिविटी है, ये तो आपको मटेरियल है, कैसा मटेरियल, किस मटेरियल माने कौन सा मटेरियल से बना है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा ये। लेकिन अभी मान लिया जाए एक ही टाइप के है तो उसको में लेंथ और एरिया, जैसा लेंथ होगा उसके अनुसार लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, माने एक तरह माने इस टाइप से चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहता है इट नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, कहता रेजिस्टिविटी है, एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा यूनिट इसका ओम मीटर होगा, ठीक है ना, आर हो इसको बोलते हैं। तो इस टाइप से आपके कुछ मतलब कुछ डिफरेंस है जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, मेमोराइज कर लीजिएगा। और यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, इसका एस यूनिट ओम होता है, तो एस यूनिट तो वेरी सुपर टुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको वेरी वेरी याद कर लीजिएगा, एस यूनिट जो भी है ओम मीटर है, यहाँ पर ओम है, इसका ओम मीटर है, ठीक है ना। कैसे आया जो सब आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिवाइस है, जैसे मान लिया जाए रेजिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस को भी तो मेजर हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी तो कोई तो डिवाइस होगा ना। तो कैसा डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो उसको ओम मीटर से हम लोग यूज करेंगे, ओम मीटर का यूज करेंगे, ओम मीटर का यूज करेंगे। अब कहता है रेजिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसा सर्किट में हम डायग्राम देंगे, तो सर्किट डायग्राम यही है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो यही सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना, समझ गया। यहाँ पर लिख सकता है और लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है वेरिएबल एक रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसको में कोई रेजिस्टेंस के ऊपर इस टाइप से माने इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना, क्रॉस कर देते हैं, इससे वेरिएबल मतलब इसके वोल्टेज को कम बेसी किया जाता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से। जैसे ही हम इसको मान लिया कोई ऐसा रहेगा, जैसे मान लिया जाए एक हम और बना रहे हैं, इस टाइप से बना रहे हैं, चलिए एक ऐसा रहेगा और ऐसा कुछ माने कुछ कनेक्शन रहेगा, तो इसको हम इधर करें चाहे इधर करें चाहे इधर करें, कहीं भी वेरिएबल करेंगे, इधर की ओर करेंगे चाहे इधर की ओर, तो वोल्टेज कम बेसी ज्यादा होगा, कम या ज्यादा हो सकता है, वोल्टेज लो और अप हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वेरिएबल, वेरिएबल बोलने का मतलब है कि लो और ज्यादा से मतलब है, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके कुछ रेसिस्टेंस है और रेजिस्टेंस, मतलब अब इसको हमको ऐड करना है, यानी रखेंगे हम कहा, जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई भी माने सिस्टम है, उसमें हम रेजिस्टेंस को किस टाइप से हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना, वही पर बात करना। तो रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे तो हम सीरीज में भी जोड़ते हैं, पैरेलल में भी जोड़ते हैं, लेकिन सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में आर एस हुआ, मतलब एक स्पेशल हुआ जो टोटली को लिखते हैं, माने टोटल रेजिस्टेंस को लिखते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है ना। इसमें अगर हम लिखते हैं पैरेलल में तो 1/RS लिखेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ फार्मूले हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए करंट इसमें क्या हो जाएगा, करंट रिमेन सेम, जो आप करंट दे रहे हो वही करंट आपको यहाँ प्रोवाइड होगा। जैसे यहाँ पर करंट आई गया तो वही आई यहाँ पर भी निकलेगा, ठीक है ना। तो करंट रिमेन सेम, लेकिन इसमें करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रेजिस्टेंस, सभी पर करंट अलग अलग दृष्टिकोण से जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सभी जगह पर आई, जैसे यहाँ पर आई वोल्ट है, हम भी वोल्ट दे रहे हैं, नीचे फिगर देखिए, और आई जा रहा है तो आई तीन टाइप में टूट जाएगा, I1 I2 I3 में टूटेगा, तो R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए फिर जाके एकजुट होकर आई निकलेगा, तो इस टाइप से टूट जाता है, ठीक है ना। तो आई में क्या क्या में टूटेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट इस समय भी रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो आपके पास भी है, जितना आप वोल्टेज दीजिएगा वही ना आपको मिलेगा, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज देखो वैरी करेगा, यहाँ पर वोल्टेज जितना देगा
तो सभी रेजिस्टेंस पर वोल्टेज अलग अलग इसको मिलेगा, सभी रेजिस्टेंस पर यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से अब चलिए ये सब फार्मूला आया कहाँ से, इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपको प्रूव करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज में, अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को लगा दिया जाए तो किस टाइप से प्रूव होगा। चलिए हम वो लोग ओम्स लॉ जानते हैं। ओम्स लॉ क्या जानते हैं कि यहाँ पर V बराबर आई आर होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। चलिए इसी से हमको आगे बढ़ते जाना है। चलिए क्या है यहाँ पर हम V वोल्ट का रेजिस्टेंस, V वोल्ट दिए इसको पावर, ठीक है ना। तो आई करंट जा रहा है इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पर V1 देखो, अब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा इस टाइप में। तो यहाँ पर V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, यहाँ पर R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से अगर हम बारी बारी से अगर हम सिंगल सिंगल लिखते हैं तो टोटल वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वोल्ट को लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। अगर थ्री को हम तीन टाइप के हम लिए हैं तो टोटल V बराबर हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर अब यहाँ पर V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम स्पेशल यानी टोटली को हम लिखे हैं एक स्पेशल में, माने एक स्टैंडर्ड हम आपको लिए हैं यहाँ पर, तो RS लिए जो स्टैंडर्ड के लिए हम ले लिए, माने आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशल V हो गया, तो V तो सेम होगा दोनों के लिए, V सेम होगा दोनों के लिए, करंट सेम होगा, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम एक ही बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिए। इसमें छोटा छोटा तीन रेजिस्टेंस लगाए, लेकिन इसमें हम एक ही रेजिस्टेंस लगाए हैं, ठीक है ना। देखो रेजिस्टेंस ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसे गोल होता है, फिर यहाँ पर गोल होता है, यहाँ पर इस टाइप से आप देखिएगा, ठीक है ना, बीच में थोड़ा सा गड्ढा होगा, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सा हो सकता है मिट्टी उटी का कान निकले, खैर कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी V बराबर हो जाएगा, V तो V है, तो यहाँ पर I इंटू आर एस हो जाएगा, I इंटू आर एस हो जाएगा। चलिए दो इक्वेशन इधर हो गया, तो यह स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर V बराबर V1 के लिए I इंटू आर, आई आर, V बराबर आई आर, देखो यहाँ पर V इक्वल टू आई आर है, तो I1 और R1 हो जाएगा, तो V बराबर I1, लेकिन I सेम है, I कौन सी है, सेम है, तो I1 नहीं होगा, तो I हो जाएगा, R1 तो ठीक है, R1 R2, फिर I इंटू R2 लिख सकते हो, फिर I इंटू R3 लिख सकते हो। अब दूसरा इक्वेशन या पहला जो भी मानो भाई, ठीक है ना। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो V के जगह पर ये V का जगह उठा के यहाँ पर डाल दो, तो I RS हो जाएगा बराबर I इंटू R1 I R2 I R3, I से I कैंसिल हो गया, देखिए तो RS बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर RS बराबर हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आपका सीरीज के लिए फार्मूला, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल था, ठीक है ना, वेरी सिंपल था। अगर आपको पता चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप लोग इस टाइप से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। बट जानना है कि आई जो आवेगा वही आई फिर से रिटर्न होके आवेगा, ठीक है ना। तो आई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें टूटे उठेगा नहीं आई, ठीक है। रेजिस्टेंस 3 वो है, वोल्ट भी वही मिलेगा जो सभी वोल्ट में चेंज होगा, तो टोटली वोल्ट वही मिलेगा, ठीक है ना। बस आपको 2 फिगर करके इसको ऐसे कर लेना। यहाँ पर एक ही फिगर बना है, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लिया है, V स्टैंडर्ड है, I V सब सेम है, बस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ये तीन को के बदले एक लिए हैं, और बस ये जो स्टैंडर्ड ये तीनों के बदले है, तो यहाँ पर हो जाएगा IR1 IR2 IR3 बराबर IRS। I से I कैंसिल, क्योंकि I सेम है, I क्या है सभी में सेम है, तो इस स्टेप से कैंसिल हो जाता है और आपको मिल जाता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में चल, अब देखिए यहाँ पर कुछ पैरेलल में है, चलिए पैरेलल में भी कुछ है। तो पैरेलल वाला सिस्टम में देखिए यहाँ पर वोल्ट है, यहाँ पर जो यही वोल्ट देंगे तो सभी में वोल्ट देगा, सभी में वोल्ट क्या हो जाएगा, सेम जाएगा, सभी में वोल्ट। देखो यहाँ से कटिंग होगा तो यहाँ पर कटिंग होगा, सभी में वोल्टेज सेम होगा, बट करंट अलग अलग हो जाएगा। इतना याद रखना है कि वोल्टेज इसमें सेम होगा सभी और करंट इसमें अलग अलग, इसमें I1 करंट, R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3, लेकिन वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सभी में उतना ही वोल्टेज मिलेगा, सभी में सेम वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है ना। उसी टाइप से आई रिटर्न हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसी प्रकार एक स्टैंडर्ड ले लिया, यहाँ पर आरपी मान लिया, इसको वोल्ट यही हो जाएगा,
यहाँ आरपी हो जाएगा, बी होगा, आई हो जाएगा बी, बस सिस्टम वही है। चलिए यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देते हैं, बाई ओम्स लॉ, बाई यूज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ठीक है। तो V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज तो सेम सही है, वोल्टेज सेम सही है। यहाँ पर थोड़ा करंट को हिसाब से अगर हम चलते हैं तो करंट के हिसाब से चलिए, क्योंकि वोल्ट तो सेम है तो वोल्ट तो कटिंग हो जाएगा, तो उससे लेने से कोई फायदा नहीं है। तो आई अगर चलते हैं तो आई तीन टाइप में टूटता है, I1 I2 I3 में टूटता है, ठीक है ना। तो आई हम लोग ले लो, तो आई बराबर क्या होता है, V बटे आर होता है। तो V बटे आर तो ये तो ओम्स लॉ से हुए, तो चूंकि यहां से ले लो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ले लिया, कोई दिक्कत। चलिए अब I को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर I बराबर V बटे एक कैपिटल R लिख सकते हो, V बराबर कैपिटल R, इसको वही RP, इसके लिए हम लिख सकते हैं V बराबर, यहाँ पर V इक्वल टू I बटे कैपिटल RP लिख सकते हैं, V इक्वल टू I बटे कैपिटल RP लिख सकते हैं नीचे। तो V बराबर I बटे कैपिटल RP लिख लो। अब यहाँ पर I1 के लिए क्या लिख सकते हैं, V बटे R1 लिख सकते हैं, तो सॉरी I1 के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पर I के लिए लिख लिया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखिए यहाँ पर सॉरी, I के लिए यहाँ पर V बटे RP लिखना होगा बाबू, ठीक है ना। I बराबर V बटे R होता है, यहाँ पर सही लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए I बराबर V बटे R लिख लो, तो इसलिए I बराबर यहाँ V बटे RP हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ सभी V आ जाएगा, तो V बटे R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ठीक है। सभी में I1 के लिए तो V बटे R1 लिख लो, I2 के लिए V बटे R2 लिख लो, I3 के लिए V बटे R3 लिख लिया। अभी सभी में V कैंसिल हो गया, V कैंसिल हो गया तो 1 बटे RP इज इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस इज इक्वल टू 1 बटे R2 प्लस इज इक्वल टू 1 बटे R3। तो देखिए हमारा ये पैरेलल में जो भी फार्मूला है आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेलल में जाके देखना है। उसमें वोल्ट था, ठीक है ना, तो वोल्ट टूट रहा था, लेकिन यहाँ पर करंट टूट रहा है 3 बार में, तीन चीज में टूट रहा है, I1 I2 I3 में, लेकिन वोल्टेज सेम है, सभी में वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज को बस केयर नहीं करना, बस वैसा ही रखना। तो I बराबर I1 I2 I3 लिख लिया। अभी I है तो जो इसमें I है वही इसमें भी तो I है ना, नीचे अगर छोटा सा पारे हैं तो सभी रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस दिए, तो इसका वोल्ट भी तो सेम है, वहां भी वोल्ट सेम, इसमें भी वोल्ट सेम, इसमें करंट सेम, इसमें भी करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है। इसको मान लिया है एक रेजिस्टेंस RP लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ I बराबर V बटे R होता है, ओम सलाह से I बराबर V बटे R होता है। तो I का मान तभी, V का मान ठीक है, RP का मान तो ठीक है, तो यहाँ इसको कर दो, यहाँ से V बटे R1 लिख लो, V बटे R2 लिख लो, V बटे R3, बस पुटिंग कर दिया यहाँ पर, अब V कट गया तो 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बाई R3। इस टाइप से आपके कुछ पैरेलल के फार्मूले आ जाते हैं। देखिए हीट जनरेटेड कैसे होता है, जो समझना, हीट जनरेटेड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। समझिए हीट कब जनरेटेड होता है, अगर आप समझिए यहाँ पर, अगर आपके प्रति हम लेके चलते हैं, जैसे मान लिया दो लड़का है, अगर दो लड़का है, एक दूसरे का बात नहीं मानता है, एक दूसरे का बात नहीं मानता है, एक किसी को मतलब एक लफड़ा मारा, ठीक है, मान लिया जाए, और दूसरे भी एक लफड़ा मारा, तो एक दूसरे को जिसको मारेगा उसको ऑलरेडी खून गर्म हो जाएगा भाई, उसका माथा गर्म हो जाएगा, वो लड़ जाएगा, ठीक है ना। बस सेम टू डू ऐसा ही हमको समझना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के लिए सोच रहा है, इधर की ओर जाना सोच रहा है, इधर की ओर जाना सोच रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाने के लिए सोच रहा है, और उसमें जो एटम्स है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, वो उसको रोकेगा। तो रोकेगा यानी कोलिजन होगा, रोकेगा यानी कोलाइड करेगा, यानी जैसे अभी है रोक लगा, तो इधर रोकेगा इधर रोकेगा, तो इसमें बार बार टकराएगा एक जमा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो वर्क डन भी ज्यादा हो जाएगा, तो वर्क डन ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। बस सेम टू डू ऐसा ही समझना है कि देखिए वोल्ट है, ठीक है ना, यहाँ वर्क पर यूनिट, या ये मतलब जो भी है आपके पास चार्ज है, ये चार्ज जाना चाह रहा है, चार्ज जाने के लिए है तत्पर, लेकिन यहाँ पर वर्क कर रहा है, चार्ज है जो जाने के लिए है, और कुछ वर्किंग भी हो रहा है, जब जा रहा है तो कुछ तो जरूर वर्क होगा, तो वर्क होगा तो कुछ वोल्ट देगा, यानी V बराबर वर्क बटे चार्ज होगा, V इज इक्वल टू W पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम।
अब इसी को वी क्यू बराबर डब्ल्यू हो गया। अब डब्ल्यू क्या है, वही जो वर्क डन हो रहा है, तो हीट हो रहा है ना, वर्क डन हो रहा है यानी कुछ एनर्जी लगा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो एनर्जी प्रोड्यूस होके हीट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ई और एच दोनों हो जाएगा। यानी एनर्जी बराबर, इसको एनर्जी बोलेंगे, इसको हीट बोलेंगे। ई एनर्जी हो गया, ई हीट हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया। वही जो वर्क डन हुआ वही एनर्जी हो गया, वही हीट हो गया। चलिए ठीक है, वो कुछ। अब क्यू बराबर आई टी तो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना, शुरू से जान रहे हैं। अब एच बराबर लिखेंगे, अब यही एच है तो वी क्यू के बराबर है, लेकिन यहाँ क्यू बराबर आई टी डाल दो। क्यू का मान अगर आप यहाँ पर डाल रहे हैं आई टी, तो वी आई टी हो जाएगा। यानी एच यानी हीट बराबर वी आई टी, वोल्ट, वोल्ट, करंट और टाइम, वोल्ट, करंट और टाइम तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो हीट हमको जनरेट होगा। यानी आपके पास वोल्टेज अगर करंट और टाइम रहता तो आप हीट निकाल सकते हो, ठीक है ना। और देखो V बराबर आई आर, ये तो ओम्स लॉ से है, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ से V बराबर V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना। अब देखो इसी H में V का मान अगर हम आई आर डाल देते हैं, आई आर V का मान डाले हैं, ठीक है ना, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाता है ना। तो एक आपका स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है कि H अगर आपको हीट निकालना है तो आई स्क्वायर आर टी, अगर आपको पास आई रहेगा, आर रहेगा, यानी टाइम रहेगा, फिर माने करंट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा और टाइम रहेगा, तीनों रहेगा तो आप हीट निकाल सकते हो। बस सेम टू डू ऐसा ही है, बस ये सब कुछ फार्मूले हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपके पास घर में बल्ब बलता होगा, बल्ब, ठीक है ना, मेरे पास भी बल रहा है, तो वो देखना हीट कुछ करता है, माने 100 वाट का होता होगा या कुछ वाट का बल्ब है तो हीट करता है। तो माने वो कैसे, माने किस टाइप से वो हीट करता है उसको समझना। देखिए अगर बीच में जो ये बना हुआ है टंगस्टन है, जो फिलामेंट बनता है टंगस्टन है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना, टंगस्टन का बना होता है जो फिलामेंट। अभी देखो फिलामेंट होता है तो बहुत पतली धागा टाइप की स्प्रिंग रहता है, बहुत पतली रहता है। पतली रहने का मतलब है उसका, अब लेंथ तो रहता ही है बट उसका मतलब इस टाइप से रहता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, माने एरिया हो एल भी है, ए भी है, ठीक है ना, एल भी है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस काम करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस का काम ज्यादा करेगा, ठीक है ना। वही इस पर बात कर रहा है, आर बराबर रो इंटू एल बटे। अब देखिए यहाँ पर एल है तो एल कितनों लंबा रहे, तो आर तो डायरेक्टली एल से मतलब है, यानी एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, सही बात है। एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, यहाँ पर एल भी बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेते आर भी बढ़ेगा, सही है। चलो यहाँ पर सही है, हीट तो प्रोड्यूस करेगा। अब रहा बात कि ए से मतलब क्या है सर, तो ए है कि बहुत छोटा है तो ए बहुत कम होगा, ए बहुत कम होगा, ए बहुत कम होगा, ए क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा ना। तो कहता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, मतलब ए अगर बहुत कम होगा, ए बहुत कम होगा तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब इसको में बहुत पतली धागा टाइप के स्प्रिंग टाइप के आपको टंगस्टन मिलेगा, दिखाई देगा, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वो मोटा अगर रहता, ज्यादा अगर बड़ा रहता या मोटा रहता, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहता, ठीक है ना, तो इस टाइप से हीट कम करता, हीट कम करता, लेकिन वहां पर कम रहता है मतलब इसीलिए हीट ज्यादा करता है। तो वही रूल है यहाँ पर कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो हीट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा काम करेगा। तो और यहाँ पर लंबाई तो अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये तो सिमिलरली है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, ये तो सही है। लेकिन यहाँ उल्टा है कि अगर एरिया कमेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपको क्या ज्यादा देगा भाई, हीट ज्यादा देगा आपको, रेजिस्टेंस बढ़ने पर आपको हीट देगा। यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है, सभी का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, हीट तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करवे करेगा ना। इस तरह से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होने वाला है। देखिए ना, अब यहाँ पर जो टेम्परेचर देगा लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बल्ब का कंडीशन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फ्यूज है, तो फ्यूज क्या होता है,
फ्यूज के बारे में जानो। फ्यूज में जो तार होता है, जो वायर होता है बीच में, वो लेड का बना होता है, पीवी का होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मैंने अगर थोड़ा सा, अगर आपके पास 220 वोल्ट या 400 440 चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी अगर मैंने वोल्टेज बढ़ जाता है तो बस मेल्ट कर देगा, ठीक है ना। तो क्यों करता है, इसलिए लगाया जाता है कि आगे जो भी डिवाइस है इसको ऑलरेडी रेड जोन में लगाया जाता है। रेड जोन मतलब हॉट, माने गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है ना, ताकि, और ठंडा तार में इसको नहीं लगाया जाता। अगर आप लगा भी सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मेन तार होता है यही, रेड जोन को बोलते हैं मेन तार, ठीक है ना, मेन होता है इसको। अब ये इसी में ना वोल्टेज बढ़ेगा, तो जैसा बढ़ेगा उसके अनुसार वो ठंडी तार में कनेक्शन लेगा, माइनस लेगा, इसको प्लस बोलते हैं। तो इसको वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो एनीवे इसको इस स्टेप से हम लोग जोड़ते हैं। चलिए अब ठीक है, इसको जोड़ने से क्या क्या फायदा है। आपके बहुत सारे सिस्टम घर में लगा हुआ है, टीवी, फ्रिज, कूलर, क्या क्या लगे रहते हैं, ठीक है ना, पंखे, तो उसको जलने से बताता है, या शॉर्ट सर्किट लगने से आपको बचाव करता है, ठीक है ना। इस टाइप से आपका फ्यूज काम करता है, ठीक है ना। तो फ्यूज का यही काम है। बस याद रखना है कि ये पीवी यानी लेड का बना होता है, जो तार दिया जाता है, ऐसे तो जनरली लोकल एरिया में दे जाता है तार, लेकिन नहीं देना चाहिए, गलत है, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज है, आपको लेड का ही तार लिया जाता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। जैसे मतलब एक मैंने एक वोल्टेज दिया जाता है, मतलब 220 या कुछ ऐसे, वो अपना उससे ज्यादा अगर थोड़ा सा भी हो गया बस मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है कि उतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी इसको ऑलरेडी रेड जोन में लगाया जाता है, मेन तार में, मेन वायर में इसको कनेक्ट किया जाता है, मेन वायर में कनेक्ट किया जाता है, वो भी सीरीज में किया जाता है, सीरीज में ही किया जाता है, ठीक है ना। अरे मतलब एक प्लस इधर से आ रहा है तो इसमें कनेक्ट करके आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर कर दिया, तो इस स्टेप से हम लोग करते हैं, और कुछ, ठीक है ना। और रहा बात, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आपके पास कुछ आयरन होंगे जो कपड़ा पर इस्त्री, माने आयरन करने के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। इसके हिंदी में इस्त्री बोलते हैं, ठीक है ना, आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप से आपका है। अभी ये है जो आपके नाइक्रोम के तार है, नाइक्रोम तार लगाया जाता है, नाइक्रोम तार लगाया जाता है, उसमें दो इंड होता है, प्लस एक माइनस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस दोनों में कनेक्शन किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, नाइक्रोम एलवाई का बना होता है, ठीक है ना। अब इसको में जब हीट करेगा तो इसके, अब जैसे मान लिया जाए आपके पास जो आयरन होगा तो भी तो कोई मेटल का है, ठीक है ना, मेटल के ऊपर में कोई चीज रखा जाता है, ये इस टाइप के रखा जाता है, इसको माइका बोलते हैं, जो पतली रहता है और टूट जाता है लगभग, मैंने अगर तोड़िएगा तो टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चमकीला होता है, ठीक है ना, चमकीला होता है और थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, माने हीट से वो जल्दी नहीं जलता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ लगाया जाता है। तो इसको इसी पर सेट किया जाता है, उसके बाद ऊपर उसको सेट कर दिया जाता है कुछ और मटेरियल देकर, ताकि ये मेटल में सटे नहीं, टच नहीं करे, जब तक टच नहीं करेगा तो मेटल में लाइन नहीं आवेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसा बना दिया जाता है कि वो टच नहीं करे। जब ये टच नहीं करता है तो अगर इसको में हीट दीजिएगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। जब ये हीट होगा तो नीचे वाला जो मेटल है वो भी हीट होगा, आपके पास जो मेटल है जिस पर वो सेट कर दिया गया है वो भी हीट होगा। इस तरह से आयरन पूरा हीट हो जाता है, आप इसको यूज कर सकते हो, बस यही सिस्टम है। और इसको में कुछ ज्यादा है नहीं, बट आप बुक में जो भी पढ़ लीजिएगा आपको काम दे देगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आपके पास कुछ पावर है, पावर के लिए कुछ फार्मूला, पावर क्या होता है। तो वर्क डन जो कर दिया, आप लोग वर्क डन जो कर रहे हैं, मतलब जो मतलब प्रोड्यूस होगा कह रहे हैं, वही वर्क डन करेगा, ठीक है ना। तो पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन होगा वही पावर होगा, ठीक है ना। तो जो वर्क डन है वही आपको एनर्जी बताए थे, तो ये पर यूनिट टाइम जो एनर्जी आपको प्रोड्यूस करेगा, यानी वर्क डन होगा तब ना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। अब पावर देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर पीटी भी लिख सकते हैं, और डब्ल्यू बराबर वी आई टी भी लिखेंगे। तो डब्ल्यू क्या था, एनर्जी था, ये भी तो एनर्जी है ना था, ये भी तो एनर्जी ना था, ई बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। अब देखिए यहाँ पर वी आई टी है तो टी तो ठीक है, भी के लिए आई आर एक और डाल दिया, भी के जगह पर आई आर डाल दिया। अगर आई आर में अगर हमको कन्वर्ट करना तो भी की जगह पर आई आर डाल दो, आई टी, तो आई आर स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अगर भी में कन्वर्ट करना तो आई की जगह पर भी बटे आर लिख दो, तो भी स्क्वायर आर हो जाएगा, टी हो जाएगा। माने एक बार भी की जगह पर आई आर डालो, एक बार आई की जगह पर भी आर डालो, तो दो टाइप के आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा एक दो बार देख लेना, याद हो जाएगा।
अब P बराबर VI होता है, पावर जो है उसका VI होता है, P बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, इसको बोल सकते हैं। पावर वाट बराबर वोल्ट एम्पियर होता है, वाट इसका ऐसा यूनिट वाट होता है ना, वाट बराबर वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं। तो P बराबर I स्क्वायर V स्क्वायर, बस सिंपल है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट लिखेंगे, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, ठीक है ना, यानी हॉर्स पावर बोलते हैं, किलो वाट बोलते हैं। 1 किलो वाट, जब हम लोग घर पर जो बिजली जो मीटर देखने आता है तो उसमें हम लोग जो पैसे देते हैं कितना यूनिट हुआ, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलो वाट को 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, ये 1 यूनिट हुआ, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट, और 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा, और 1 किलो वाट को माने 1000 वाट हो गया, 1 किलो वाट को 1000 वाट। एक घंटा को क्या सेकंड में बदलना पड़ेगा आपका, ऐसा यूनिट सेकंड है ना, तो सेकंड में ही आपको बदलना है, 3600 सेकंड। सभी को गुना कीजिएगा 3.6 उन्हें 10 के पास 6 जूल आएगा, ठीक है ना, जूल्स आएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 3.6 उन्हें 10 के पास 6 जूल आता है। तो इस टाइप से आपका ये फिजिक्स पार्ट 2 क्लियर होता है। अब जो भी परिभाषा अगर आपके पास होगा आप किताबों में देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिजिक्स का क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, देखिए फार्मूला है तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस वीडियो, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।